पिछले जन्म में रिटायर होते ही मेरे बेटे ने पोते को संभालने के लिए मुझसे मिन्नतें की थीं। मुझे उस बेचारे जोड़े पर तरस आ गया, इसलिए मैंने घर के हर काम में जी तोड़ मेहनत की और अपनी पूरी पेंशन भी उन्हें दे दी। लेकिन जैसे ही मेरा पोता 3 साल का हुआ, मेरी बहू ने मेज पर एक बिल रख दिया और कहा कि अगर मुझे उनके साथ रहना है तो पैसे देने होंगे। उसने जिद की कि घर के सारे खर्चे अब से आधे आधे बांटे जाएं। उसने पिछले 3 सालों का एक एक पैसा वापस मांगा, यहां तक कि मेरे खाए एक मोमो का हिसाब भी 0.8 युआन लगाया। मैंने उस बिल को देखा और अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, पर उसने बेरुखी से कहा कि पैसे चुकाने के लिए कोई पार्ट टाइम काम ढूंढ लूं। वो अपनी प्यारी पत्नी को नाराज करने से डर रहा था और लापरवाही से बड़बड़ाया कि माँ, इसे बस अपनी रोज की वर्जिश समझ लो। पार्ट टाइम नौकरी करने से तुम मर नहीं जाओगी और हमारे खर्चों में तुम्हारी मदद भी जारी रहेगी। तभी अचानक मेरी आंखें फिर से खुल गईं। मेरा पुनर्जन्म ठीक उसी पल में हुआ था जब मेरी बहू वांगली ने खर्चों को आधा आधा बांटने की मांग की थी। इस बार मैं उसके नियम मानूंगी तो अब वो हंस क्यों नहीं रहे माँ? अभी इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरी बहू वांगली का लहजा कोई न्योता नहीं था, वो एक कड़वा और अहंकारी आदेश था। अभी अभी दोबारा जन्म लेकर मैंने उन चुभने वाले शब्दों को सुना और मुझे घबराहट महसूस हुई कि आखिर ये क्या हो रहा था। ये माहौल और ये जहरीला लहजा, सब कुछ बहुत ही डरावना और जाना पहचाना था। मेरा सच में पुनर्जन्म हो गया है। मैं ठीक उसी दिन वापस आ गई हूं जब मेरी बहू ने आधे आधे बंटवारे का प्रस्ताव रखा था और मुझ पर रहने के खर्च का कर्ज थोपा था। तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो? मैं तुमसे अभी कह रही हूं, मेरे सामने अनजान बनने की हिम्मत भी मत करना। वोंगली ने सोफे के हत्थे पर कागजात का वो ढेर पटका और कहा कि मुझे कुछ नियम तय करने हैं। इस घर के खर्चों को लेकर हमें एक ही बार में सारा हिसाब साफ करना होगा। उसने बिलों का वो ढेर मेरे सामने फेंक दिया और कहा कि जरा देखो, तुमने यहाँ कितने साल बिताए हैं। तुम्हारा एक एक निवाला और हर वो चीज जिसे तुम हाथ लगाती हो हमारी है। हम पर बहुत दबाव है। हमें बच्चा और घर की भारी किस्तें भी संभालनी पड़ रही हैं। हम हमेशा एक बेकार इंसान का बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए इसी पल से सब बदल जाएगा। घर के सारे खर्चे अब से आधे आधे बांटे जाएंगे। कागजात उठाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। वाकई ये मेरे पिछले जन्म की एक एक बात का दोहराव था। हर साल, हर महीने और हर एक दिन का हिसाब, यहां तक कि मैंने कितनी चेरी खाई उसका भी जिक्र था। उस दोपहर जब सुपरमार्केट में सेल लगी थी, वांग ली ने मुझसे उन बचे हुए फलों के पैसे वसूले जो पोते के लिए गए थे। मैंने तो बस वो कुछ खराब हिस्से खाए थे जो सड़ने की कगार पर थे। वहां उन कुछ मामूली संतरों का भी हिसाब था। यहां तक कि एक दिन नाश्ते में मैंने बस वो एक फालतू टुकड़ा खा लिया था जो उन्होंने बर्तन में छोड़ दिया था। एक अदद मोमो जिसकी कीमत महज 0.8 युआन लिखी थी। जो महीने की पेंशन मैंने उन्हें दी थी, दिन रात पोते को पालने की मेरी मेहनत और घर की किस्तों में मेरी मदद को जानबूझकर छोड़ दिया गया था। मेरी रगों में गुस्सा दौड़ने लगा। क्रोध और रूह कंपा देने वाले धोखे का एक जहरीला मेल। ये ठीक वही मनहूस बिल था। पिछले जन्म में उससे जोरदार बहस के बाद मैं इसे अपने बेटे लिन वेई के पास ले गई थी, इस उम्मीद में कि वो थोड़ी समझदारी दिखाएगा। लेकिन मेरा बेटा एक डरपोक और रीढ़विहीन बुजदिल निकला। उसने मुझे तमाशा बंद करने का हुक्म दिया और यहां तक कि मेरी रात की सफाई की शिफ्ट लगवा दी, ताकि मैं अपनी मेहनत की कमाई से ये कर्ज उतार सकूं। वांगली, क्या तुम वाकई मुझसे पाई पाई का हिसाब लोगी, जबकि तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे यहां रहने और अपनी सेवा करने की भीख मांग रही थी? पिछले कुछ सालों से मैं इस परिवार के लिए कोल्हू के बैल की तरह खटी हूं। तुम्हारे बच्चे को पाला और घर संभाला, यहां तक कि अपनी रिटायरमेंट के पैसे भी तुम्हारी जेब में डाले। मैंने अपनी बहू की तरफ देखा। तुम सच में मुझसे 0.8 युआन के एक मोमो का हिसाब मांग रही हो? मेरी आवाज भर्रा गई और आखिर सब्र का बांध टूट गया, पर वांगली ने तिरस्कार से सिर उठा लिया। देखो माँ, इतनी ड्रामेबाज मत बनो। क्या आगे चलकर वही ई को ही तुम्हारी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी? लेकिन ये छत, ये खाना और ये बिजली पानी जो तुम इस्तेमाल करती हो, वो सब हमारी मेहनत की कमाई से आता है। सगे भाई भी अपना हिसाब साफ रखते हैं, फिर सास और बहू की तो बात ही छोड़ो। वांगली इस हद तक बेशर्म थी कि मुझे घिनाने लगी और मेरे सीने में तेज दर्द उठा। मेरा मन किया कि इस अपमानजनक बिल के टुकड़े टुकड़े कर दूं और सामने खड़ी इस जहरीली औरत से जवाब मांगूं और उस बुजदिल को सबक सिखाऊं जो दूसरे कमरे में छिपा है, वो मेरा घटिया और नालायक बेटा। लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैं अब 55 साल की हो चुकी हूं। सालों की हाड़ तोड़ मेहनत की वजह से मेरा शरीर अब सिर्फ एक ढांचा रह गया है। आज ही मैंने घर के थका देने वाले कामों का एक लंबा दिन खत्म किया है। मेरे हाथ इतने भारी हैं कि मैं उन्हें उठा भी नहीं सकती, जबकि वो दोनों जवान और तंदुरुस्त हैं। अगर बात हाथापाई तक पहुंची तो मेरे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। शायद इससे मेरे पिछले जन्म के दुखद अंत का दोहराव हो जाए। मुझे शांत रहना होगा। माँ लिली तुमसे बात कर रही है। मेरा बेटा लिन वेई, वो कमबख्त, किसी वक्त बेडरूम से चुपचाप बाहर निकल आया था और वांगली के पीछे एक साए की तरह खड़ा था। उसकी नजरें झुकी हुई और कतरा रही थीं। फिर भी उसने निष्पक्ष होने का नाटक करते हुए कहा, लिली, ये सब हमारे परिवार की भलाई के लिए कर रही है, ये साफ है।
हिसाब किताब साफ रखना ही आगे के झगड़ों से बचने का इकलौता तरीका है। देखो माँ, लिली कितनी समझदार है। उसने सारे रिकॉर्ड्स सहेज कर रखे हैं, कैसा झगड़ा और कैसा बचाव। ये सब एक घटिया मजाक जैसा था। मैंने अपनी हथेलियों में नाखून गड़ा लिए ताकि मैं अपना गुस्सा और चीखने की तड़प को दबा सकूं। जब मैंने आखिरकार ऊपर देखा तो मैंने अपने चेहरे पर लाचारी और डर का एक नकाब ओढ़ लिया था। ओ अच्छा अच्छा, समझ गई, मुझे देखने दो। मैंने उसी जगह पर उंगली रखी जहां वांगली ने इशारा किया था, उस 0.8 युआन के मोमो वाले हिसाब पर। मैं एक पल के लिए रुकी और फिर घबराते हुए हामी भर दी। लिली वाकई घर को बहुत अच्छे से संभालती है। ये हिसाब किताब तो बहुत ही सटीक है। इसने तो मेरी मेहनत को ही छोटा साबित कर दिया। मुझे ये कर्ज जरूर चुकाना होगा और मैं जरूर चुकाऊंगी। ये सुनकर वांगली मेरी हार पर फूली नहीं समाई, उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई और उसने लिन वेई की तरफ जीत भरी नजर से देखा, जैसे वो कह रही हो कि देखो तुम्हारी माँ कितनी दब्बू है। लिन वेई ने चैन की सांस ली और उसका तनाव खत्म हो गया। वो आगे बढ़ा और बड़े एहसान भरे लहजे में बोला, माँ मुझे खुशी है कि आखिरकार तुम्हें बात समझ आ गई। हम भी मुश्किल में हैं। माँ, अगर तुम्हारे पास पैसे कम हैं और तुम ये हिसाब तुरंत चुकता नहीं कर सकती तो मैंने एक उपाय सोचा है। वो मेरी प्रतिक्रिया भांपने के लिए रुका। पास के प्रॉपर्टी ऑफिस को रात के लिए एक सफाई कर्मचारी की जरूरत है। काम का समय काफी लचीला है और पैसे भी तुरंत मिल जाते हैं। तुम दिन में बच्चे और रसोई को संभाल सकती हो और फिर रात में कुछ घंटों की मेहनत कर सकती हो। इससे घर के कामों में भी दिक्कत नहीं आएगी और तुम अच्छे पैसे भी कमा लोगी। ये तो हम सबके लिए फायदे का सौदा है। ये वाकई एक बेहतरीन मौका है। इसे बस अपने जोड़ों के लिए एक अच्छी वर्जिश समझ लो। मेरे जोड़ों के लिए वर्जिश रात की शिफ्ट और सफाई का काम रात 10 से सुबह 4 बजे तक की गुलामी, पूरे कॉम्प्लेक्स के कोने कोने को रगड़कर साफ करना, उस हाड़तोड़ मेहनत को मेरे अपने सगे बेटे ने महज एक वर्जिश बता दिया। मुझमें नफरत की एक जबरदस्त लहर उठी जिससे मुझे घबराहट होने लगी। यही वो प्यारा बेटा है जिसे पालने के लिए मैंने अपनी जान लगा दी। मेरी पेंशन हड़पना और मेरी मेहनत छीनना ही काफी नहीं था। वो मेरी आखिरी सांस तक निचोड़ लेना चाहता है ताकि उसे अपने लालच के लिए कैश मिल सके उस नौकरी के बारे में। मैंने अपनी नजरें नीचे झुका लीं और दब्बू होने का नाटक करने लगी। मेरी उम्र बढ़ रही है, मुझे डर है कि रात की शिफ्ट में मेरा शरीर साथ नहीं देगा। मैं कुछ और रास्ते ढूंढूंगी और देखूंगी कि क्या रात में करने लायक कोई और काम मिल सकता है। जो भी हो, वांगली चिढ़कर बोली। वो मेरी इस आनाकानी से काफी झुंझला गई थी। लिन वेई को लगा कि शायद बात बिगड़ सकती है, तो वो बीच बचाव करने के लिए तुरंत आगे आया। ठीक है माँ, तुम अभी इसके बारे में सोच लो। फिलहाल मैं इस मौके को तुम्हारे लिए हाथ से नहीं जाने दूंगा। उन्होंने दबाव डालना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने उनकी बात मान ली है। उनकी इस जहरीली दुनिया में मैं एक ऐसी भेड़ थी जो खुद कटने के लिए तैयार थी। वांगली बड़े प्यार से लिन वेई के हाथ से चिपक गई। उसकी आवाज अचानक से बहुत मीठी हो गई। देखो जानू, मसला हल हो गया। माँ अब समझदारी से काम ले रही हैं और हम वाकई उनका भला ही चाह रहे हैं ना। एक बार माँ काम शुरू कर दें और तनख्वाह आने लगे तो ना सिर्फ हम घर की किश्तें जल्दी चुका देंगे बल्कि हमारी लाइफस्टाइल भी शानदार हो जाएगी। बिल्कुल, लिन वेई ने भी हाँ में हाँ मिलाई। वो दोनों एक खुशहाल जोड़े की तरह सपने बुन रहे थे। वो पूरी तरह भूल गए कि मैं अब भी वहीं सन्नाटे में बैठी हुई थी। खैर माँ, अब सो जाओ। बच्चे को सुबह ठीक 6 बजे दूध और दवाइयां चाहिए, काम में ढील मत देना, वांगली ने अपना आखिरी हुक्म सुनाया। और लिन वेई को खींचते हुए वो दोनों खुशी खुशी अपने बेडरूम की तरफ चले गए। दरवाजा थोड़ा सा खुला रह गया था। हैरानी की बात है कि उन्होंने फुसफुसाने की कोशिश की पर उनकी लालची साजिशें बाहर हॉल तक सुनाई दे रही थीं। जानू, अगर माँ वो सफाई वाली नौकरी कर ले तो महीने के 2,800 युआन मिलेंगे। इस हिसाब से सिर्फ 10 महीनों में करीब 30,000 युआन जुड़ जाएंगे। हाँ, ये उस कर्ज से कहीं ज्यादा है जो उन पर है, और माँ का पेंशन कार्ड तो हमारे पास है ही। तो हर महीने 4,000 से ज्यादा युआन तो पक्के खाते में आ ही रहे हैं। इस अतिरिक्त बचत के साथ हमारा आर्थिक तनाव अब लगभग खत्म हो गया है। ये सिर्फ थोड़ी राहत से कहीं बढ़कर है। अब हम आखिरकार बड़े फैसले लेना शुरू कर सकते हैं। मेरी कार अब खटारा हो गई है और इसे बदलने की सख्त जरूरत है। और क्या तुम उस यूरोप की सैर के लिए नहीं तड़प रही थी? एक बार माँ कुछ महीने और पिस ले और हम उनकी अच्छी खासी रकम जमा कर लें। मेरे पतिदेव, आप वाकई अपनी पत्नी का ख्याल रखना जानते हैं। और हाँ, एक और बात हमें यह साफ करना होगा कि उनकी तनख्वाह सीधे मेरे पास जमा होगी। वो अब सठिया रही हैं। वो इसे बस फालतू के कचरे पर उड़ा देंगी। उनकी आवाजें धीरे धीरे धीमी होकर बुदबुदाहट में बदल गईं, लेकिन वो शब्द दहकती हुई लोहे की सलाखों की तरह महसूस हुए जो बार बार मेरे सीने को दाग रहे थे। तो ये हैं मेरे वफादार बेटे और मेरी प्यारी बहू। मेरी पिछली जिंदगी में वो 0.8 युआन का डंपलिंग ही था जिसने आखिरकार मुझे तोड़ दिया था। मेरी वांगली के साथ जबरदस्त बहस हुई और मैं लिन वेई यी के पास इंसाफ की भीख मांगने गई, लेकिन वहां मुझे और भी दर्दनाक धोखा मिला। लेकिन इस बार मैं कहानी बदल रही हूं। मैं उठी और पीछे की ओर हट गई।
मेरा बेडरूम जो 6 वर्ग मीटर का एक तंग स्टोर रूम था। मैंने वो सबूत और रिकॉर्डिंग सुरक्षित कर ली जो मैंने अभी ली थी। फिर मैंने अपनी पहचान और घर के कागजात उठाए और रात के अंधेरे में चुपचाप बाहर निकल गई। मैंने उनके इस घटिया नाटक में अपनी भूमिका बखूबी निभा ली है। एक आज्ञाकारी दब्बू और आसानी से इस्तेमाल होने वाली सास। अब जब वो अपने अहंकार के नशे में चूर हैं, मैं बिना कोई सुराग छोड़े गायब होने जा रही हूं। तुम्हें यूरोप जाना है, तुम्हें चमचमाती नई गाड़ी चाहिए, उस खाली घर में सपने देखते रहो। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने फोन पर एक ऐप खोला और बैंक के पास ही एक 5 स्टार स्वीट बुक कर लिया। पहले मैं इस तरह की विलासता को एक डरावनी बर्बादी मानती थी, लेकिन अब ये मेरे पुनर्जन्म का जश्न मनाने के लिए एक जरूरी रस्म जैसा लग रहा है। वो मखमली कालीन कमरे की वो सुकून भरी शांति और बादलों जैसा बिस्तर का वो आराम। मैं वहां लेट गई, हालांकि नींद तुरंत नहीं आई। अपनी पिछली जिंदगी में आखिरी सांस तक मैंने एक भी दिन अपने लिए नहीं जिया था। इस जिंदगी में मैं अपना खोया हुआ हर पल वापस पाकर रहूंगी। रही बात उस एहसान फरामोश बेटे और उसकी जहरीली पत्नी की, तो मैं बस दूर बैठकर उन्हें एक दूसरे को नोचते हुए देखूंगी। सुबह होते ही मैं सीधा बैंक के लिए निकल पड़ी। काउंटर पर खड़े होकर मैंने मजबूती से कहा कि मेरा कार्ड खो गया है। कुछ ही मिनटों बाद मेरे हाथ में एक नया कार्ड सुरक्षित था। इस महीने की पेंशन अब सुरक्षित रूप से मेरे नियंत्रण में थी। अपने फोन पर आए मैसेज को देखते हुए मैंने राहत की एक लंबी और गहरी सांस ली। आर्थिक आजादी ही असल आजादी की शुरुआत है। जैसे ही मैंने फोन दोबारा ऑन किया, वो किसी तड़पते हुए कीड़े की तरह थरथराने लगा। दर्जनों मिस्ड कॉल्स आ चुके थे और मेरा वीचैट इनबॉक्स तो मानो फट ही गया था। माँ, आप आखिर हैं कहाँ? बच्चा घंटों से रो रहा है, नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया गया है। लिनवेई की माँ, आखिर आपको हो क्या गया है? सुबह सुबह ऐसे अचानक गायब हो जाना। इसी वक्त फौरन वापस आइए। दलिया अभी तक चूल्हे पर भी नहीं चढ़ा है। माँ, क्या आप ये नाटक बंद करेंगी? लिली बहुत गुस्से में है, यहां आओ और उससे माफी मांगो। मेरे पोते के चीखने की आवाजें, बर्तनों के गिरने का शोर और उनके मुंह से निकलती वो जहरीली गालियां, ये सब एक साथ मेरी दुनिया में गूंज उठा। मैंने ये सब बिल्कुल शांत और बेअसर चेहरे के साथ सुना और देखा। यही वो असली वजह है कि वो मेरे बिना नहीं रह सकते। ये कभी प्यार के बारे में था ही नहीं। बात बस इतनी है कि उनकी 24 घंटे काम करने वाली मुफ्त की नौकरानी ने अचानक हड़ताल कर दी है। मेरे चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ गई और बस एक क्लिक के साथ मैंने अपने बेटे का वीचैट और नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने अपनी बहू के साथ भी बिल्कुल यही किया। दुनिया में तुरंत एक सुकून भरी शांति छा गई। मुश्किल से 10 मिनट बाद एक अनजान नंबर से बार बार फोन आने लगा। मुझे पहले से पता था कि दूसरी तरफ कौन है। मैंने फोन उठा लिया। वांग ली की चीखती हुई आवाज ने मानो मेरे कान के पर्दे ही फाड़ दिए। लिन वेई यी की माँ, क्या आप पूरी तरह से पागल हो गई हैं? हमें ऐसे ब्लॉक कर दिया जैसे हम अजनबी हों। आप आखिर ये कौन सा खेल खेल रही हैं? क्या आपको अंदाजा है कि घर की क्या हालत हो गई है? रोते रोते बच्चे का गला बैठ गया है। लिन वेई यी को काम के लिए देर हो रही है और मैंने अभी तक अपने मेकअप को छुआ तक नहीं है। और ये सब इसलिए क्योंकि आपने नाश्ता नहीं बनाया और हमें नहीं जगाया। क्या ये सारा तमाशा वाकई उस बात पर है, कल रात के उस मामूली 50-50 वाले बंटवारे पर? क्या आप सच में खुन्नस निकाल रही हैं? ओ बुढ़िया, तुम इतनी ज्यादा मतलबी कैसे हो सकती हो? इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। फौरन यहां वापस आओ, वरना हैरान मत होना जब हम आपसे हमेशा के लिए नाता तोड़ लेंगे। मैं साफ देख सकती थी कि उसके बाल बिखरे हुए होंगे और चेहरा गुस्से से बदसूरत हो गया होगा। मैंने उसके चुप होने का इंतजार किया। फिर मैंने बहुत शांति और मजबूती से कहा कि वांगली, तुम्हें गलतफहमी हुई है। दूसरी तरफ का वो शोर एकदम शांत हो गया। मुझे उस 50-50 वाले बंटवारे से जरा भी शिकायत नहीं है, बल्कि इसके उलट। मुझे लगता है कि तुम्हारी बात एकदम सही थी। अपना अपना हिसाब रखना ही जीने का सबसे सही तरीका है। जैसा कि तुमने कहा था, भाई भाई भी अपना हिसाब साफ रखते हैं, तो एक सास और बहू के लिए भी यही ठीक है। इसलिए मैं पूरी तरह सहमत हूं और मैंने तुम्हारी इस नई नीति को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। तुम आखिर क्या कहना चाह रही हो? मेरा मतलब यह है कि कल रात जैसे ही तुमने बंटवारे की मांग की, हम आधिकारिक तौर पर दो अलग परिवार बन गए। वांगली की आवाज अब अनिश्चितता की वजह से कांप रही थी। तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। मैं तुम्हारे घर के एक कोने में रहने का बोझ उतार चुकी हूं, तो जाहिर है कि अब मुझे न किराया देना है और न ही कुछ बांटना है। तुम्हारे साथ घर के रोज के खर्चे उठाने की अब कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपना पेंशन कार्ड बंद करके नया बनवा लिया है और चूंकि अब हम 50-50 पर हैं, तो अपने घर की किस्त खुद संभालो। रही बात तुम्हारे बच्चों के रोने या तुम्हारे खाली पेट की, तो वो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझ जैसी बाहरी औरत को इन सब बातों से भला क्या फर्क पड़ना चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो तुम्हारा अपना सगा पोता है। तुम्हारी जगह यहां है, ये तुम्हारा घर है। तुम अपने ही बेटे के बारे में ऐसी बात कर रही हो। नहीं, वो तुम्हारा घर है। उस जायदाद में मेरा एक पैसा भी नहीं लगा है।
मैंने 3 साल तक बिना किसी पैसे के तुम्हारे बेटे को पालने में अपनी जान लगा दी, और तुमने तो मुझसे वहां रहने के भी पैसे मांगे। अब तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे वहां रहने के लिए भुगतान करने को कहो। मैं इतना महंगा घर या इतना महंगा पोता नहीं संभाल सकती। अब से हमारे बीच सब कुछ आधा आधा होगा। जब तक जान पर न बन आए मुझे फोन करने की हिम्मत मत करना। मैं व्यस्त हूं, बहुत व्यस्त हूं। तुम जैसी बेकार बुढ़िया भला किस काम में व्यस्त हो सकती है? सठियाई हुई बुढ़िया कहीं की। तो क्या हुआ अगर हम सब कुछ आधा आधा बांट रहे हैं? मैं उसकी जहरीली बातें सुनने के लिए वहां नहीं रुकी। मैंने तुरंत फोन काट दिया और उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने हर वो सूचना बंद कर दी जिससे वो मेरा पता लगा सकें। पूरी दुनिया में आखिरकार एक परम शांति छा गई थी। मेरा उस कैदखाने में वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे पति का सालों पहले निधन हो गया था और मैंने अकेले ही संघर्ष करके अपने बेटे को पाला था। सच तो यह है कि मेरे अपने नाम पर एक छोटा सा घर था और बेटे के घर रहना मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि वो दोनों लालची यहां जरूर आएंगे। इसलिए अपनी शांति बनाए रखने के लिए मैं सीधे एक ट्रैवल एजेंसी गई। वहां मैंने सान्या के लिए एक शानदार लग्जरी टूर बुक कर लिया। मैंने पूरा भुगतान किया और कागजात पर दस्तखत कर दिए। अगली सुबह एक नया सूटकेस लेकर धूप का चश्मा लगाए मैं निकलने के लिए तैयार थी। मैं वक्त से पहले वहां पहुंच गई और दूसरी महिलाओं को खुशी से नीले आसमान और समंदर के बारे में बातें करते हुए देखा। मुझे अचानक राहत का एक ऐसा एहसास हुआ जिसे मैं बरसों पहले भूल चुकी थी। एक असली जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। हम सान्या पहुंचे जहां सुनहरी धूप, साफ समंदर और नारियल के पेड़ों का खूबसूरत मंजर था। वो सारा नजारा किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। मैं टूर ग्रुप के साथ घूमती रही और दूसरी महिलाओं की तरह बेफिक्र होकर रंगीन कपड़े पहने। मैंने किनारे पर टहलते हुए अपने पैर उस कांच जैसे साफ समंदर के पानी में भिगोए और ताजा रसीले फलों का जमकर लुत्फ उठाया। जब शाम हुई तो मैंने खुद को एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम की दावत भी दी। मैंने ढेरों तस्वीरें खींची और उन्हें हर जगह शान से दिखाया। जब मेरे बेटे और उसकी पत्नी को मेरी इस नई जिंदगी की भनक लगेगी तो वो यकीनन जलन के मारे अपने दांत पीस रहे होंगे। वो मुझसे संपर्क करने की हताश कोशिश में दूसरों के फोन नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने बस एक नया सिम कार्ड डाला और उन्हें अपनी हकीकत से ही मिटा दिया। मैं हजारों मील दूर उस घर में मची अफरा तफरी को साफ देख सकती हूँ। हर वक्त हाजिर रहने वाली नौकरानी के बिना वांगली अब अपने करियर और चिल्लाते हुए बच्चे के बीच पिसने को मजबूर है। वो अपनी ही नाकामी के बोझ तले दब रही होगी। मेरी पेंशन का सहारा छिन जाने के बाद लिन वेई यी पर घर की किश्तों का भारी बोझ अचानक आन पड़ा है। वो दोनों एक दूसरे का गला काट रहे होंगे और अपनी शिकायतों में डूबे होंगे, पर अब मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनके इस घटिया नाटक से अपनी जिंदगी का आनंद लेने के बाद निपटूंगी। इस शानदार होटल की बालकनी में बैठकर समंदर की नम हवाओं के बीच मुझे आखिरकार महसूस हुआ कि बरसों का वो भारी बोझ अब हवा में गायब हो चुका है। मैं महज किसी की मां नहीं हूं, ना ही कोई काम आने वाली बहू और यकीनन कोई हर वक्त हाजिर रहने वाली दादी भी नहीं। मैं सिर्फ मैं हूं। इस पत्थर दिल वाले 50-50 के बंटवारे ने मुझे अपनी बेड़ियां तोड़ने का बहाना और हिम्मत दी, जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूं। जब मेरा घूमने का शौक पूरा हो गया तो मैं सान्या से अपने पुराने घर लौट आई। मुझे 2 घंटे आराम भी नसीब नहीं हुआ था कि तभी दरवाजा किसी ने जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। मां, मुझे पता है कि आप अंदर ही दुबकी बैठी हो। दरवाजा खोलो। मेरा बेटा वहां खड़ा बेहद थका हुआ और बेहाल लग रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव बिगड़े हुए और नफरत से भरे थे। मेरी बहू वांगली ने तो जहर उगलना शुरू भी कर दिया था। ओ बुढ़िया, आखिर तुम किस बात से छिपने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम आधे महीने तक सान्या में ऐश करो और हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ छोड़ जाओ। भला कौन सी मां या सास ऐसा बर्ताव करती हैं? पड़ोसियों ने कौतूहल के मारे अपने घरों से बाहर झांकना शुरू कर दिया। उस जोड़े के चेहरे और भी ज्यादा अजीब और तनावपूर्ण हो गए। वोंग ली ने फौरन मौका पाकर मेरे सोचे समझे गुनाहों का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। सब लोग जरा यहां आकर अपनी आंखों से देखो। मुझे ऐसी सास की बद्दुआ कैसे मिल गई? हमारा छोटा सा परिवार काम के बोझ तले दबा जा रहा है और इसने कसम खाई थी कि ये हमारा हाथ बटाएगी, लेकिन इसके बजाय इसने हमें सान्या में मौज मस्ती के लिए छोड़ दिया और यहां तक कि हमारे परिवार के पैसे भी बेशर्मी से हड़प लिए। इसने न केवल मेरे लिए मुसीबतें खड़ी की बल्कि अपने ही खून का साथ देने के बजाय इसने हमें बर्बादी की कगार पर ला दिया। इस महीने की भारी किस्त ने हमारी कमर तोड़ दी है। पड़ोसी फौरन उसके इस नाटक के झांसे में आ गए। उनमें से 2 लोग तो मुझे बुरा भला भी कहने लगे। मैंने शांति से दरवाजे के लॉक की सिक्योरिटी फुटेज जांची और फिर बिल्डिंग की सुरक्षा टीम को फोन कर दिया। एक अचानक तेज आवाज के साथ मैंने झटके से दरवाजा पूरा खोल दिया। वोंग ली और लिन वेई यी लड़खड़ाते हुए अंदर की तरफ गिरने ही वाले थे। उनके चेहरों पर अब भी वही गुस्सा और हक जमाने वाली अकड़ थी और साथ ही गहरा सदमा भी। पड़ोसियों की नजरें फौरन उस नजारे पर टिक गईं। मां, तुम आखिर किसे मां बुला रहे हो?
लिन वेई यी की माँ कहलाने का दर्जा तो मैं बहुत पहले खो चुकी हूँ, और न ही वांग ली की सास कहलाने की मेरी कोई इच्छा है। मैं आगे की तरफ बढ़ी। मेरी नजरें उस तरह की तरह तेज थीं जो पहले वांगली को चीर रही थीं। वांगली, तुमने अभी क्या झूठ बोला? कि मैंने तुम्हारे परिवार के पैसे हड़प लिए? कि मैंने तुम्हें मुसीबत में छोड़ दिया? इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ भी कहती, मैंने जेब से अपना फोन निकाला और आवाज पूरी तेज करके वो रिकॉर्डिंग बजा दी जो मैंने संभाल कर रखी थी। घर का हर एक खर्चा आधा आधा बांटा जाएगा। आप इस कमरे में रहती हैं तो इसका किराया 1,000 महीना होगा। पिछले 3 सालों में आपने इस घर में जो कुछ भी खाया है उसका हमने हिसाब रखा है। आपका कुल कर्ज 28,363 युआन और 50 पैसे है, पर हम 28,000 में निपटारा कर लेंगे। आपने घर में 80 पैसे का एक डंपलिंग खाया था और वो भी हिसाब में लिखा गया है। जब रिकॉर्डिंग उस 80 पैसे वाले हिस्से पर पहुंची तो पड़ोसियों के बीच हैरानी और नफरत भरी सुगबुगाहट ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। मैंने रिकॉर्डिंग बंद की और वोंगली और लिनवेई यी की तरफ उंगली उठाई जिनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे, और फिर मैंने भारी दिल से लोगों को संबोधित किया। सब लोग सुनिए, इसे अपनी आंखों से देखिए और सुनिए। ये मेरी प्यारी बहू है। जैसे ही मैं रिटायर हुई यही लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाए थे कि मैं इनके साथ रहूं ताकि मैं दिन रात इनके बच्चे की देखभाल कर सकूं। वो 3 साल बहुत ही तकलीफदेह थे। मैंने कोल्हू के बैल की तरह काम किया, घर के सारे काम किए, इनके बच्चे को पाला और अपनी 4,000 से ज्यादा की पेंशन को कभी हाथ तक नहीं लगाया। मैंने अपनी पाई पाई इनकी किश्तों और रोज के खर्चों में झोंक दी, और मुझे बदले में क्या मिला? जैसे ही मेरा पोता 3 साल का हुआ और स्कूल जाने लायक हुआ, इसने मुझे एक एक चीज का बिल थमा दिया। यहां तक कि अपने ही घर में 80 पैसे का एक डंपलिंग खाने के बदले इसने मुझसे पैसे वापस मांगे। ये मेरी जिंदगी का आधा आधा बंटवारा करना चाहती थी। ये एक कोठरी के लिए मुझसे किराया वसूलना चाहती थी। इनके लिए परिवार के सहारे का यही मतलब है। मेरी नज़र लिन वेई पर टिकी, वो बेटा जिसे पालने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। मेरी आवाज कांप रही थी और गला रूंध गया था, जिसमें मेरी पिछली जिंदगी का सारा दर्द और गुस्सा भरा था। उस वक्त उसकी आंखें एक फंसे हुए चूहे की तरह इधर उधर भाग रही थीं और वो मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तुमने एक लफ्ज तक नहीं बोला। अपनी माँ का साथ देना तो दूर, तुम अपनी पत्नी के साथ मिलकर मेरा शोषण करने की साजिश रच रहे थे और मुझ पर रात की चौकीदारी करने का दबाव बना रहे थे ताकि मैं महीने के 3,000 युआन कमाकर तुम्हारे उस काल्पनिक कर्ज को चुका सकूं। तुम्हारी नजरें तो मेरी भविष्य की पेंशन पर टिकी थीं ताकि तुम मेरे खून पसीने की कमाई से नई कार खरीद सको और यूरोप की सैर कर सको। लिन वेई, क्या तुमने अपना जमीर कुत्तों को खिला दिया है? पड़ोसियों की नफरत और गुस्से भरी नजरें उन पर टिक गईं और वो शोर मचाने लगे। हे भगवान, ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। 80 पैसे के डंपलिंग का हिसाब रखना, ये तो बीमारी है। क्या ये आदमी इंसान भी है? बेचारी औरत ने उसका बच्चा पाला और अपनी पेंशन तक दे दी, और आखिर में उसे कचरे जैसा समझा गया। बिल्कुल पत्थर दिल और एहसान फरामोश लोग हैं ये। मैंने आज तक किसी को अपने ही बुजुर्गों के खिलाफ ऐसी साजिश रचते नहीं देखा। परिवार के नाम पर कलंक है ये। वोंगली का चेहरा शर्म के मारे लाल से सफेद पड़ गया क्योंकि सरेआम उसकी बेइज्जती हो रही थी। वो किसी चुड़ैल की तरह जोर से चिल्लाई, सब लोग अपना मुंह बंद रखो, ये हमारे परिवार का निजी मामला है। तुम में से किसी को भी दखल देने का कोई हक नहीं है। ये पारिवारिक मसला है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? आप लिन वेई की सगी माँ हो, जिसका मतलब है कि कानूनन आप मेरी सास हो। क्या बच्चों को पालना और अपना खर्चा उठाना आपका फर्ज नहीं है? अगर आप अपनी पेंशन हमें नहीं दोगी तो और किसे दोगी? जब आप बूढ़ी हो जाओगी और बिस्तर पर सड़ रही होगी, तब क्या आप देखभाल के लिए हमारे बेटे के पास गिड़गिड़ाती हुई नहीं आओगी? तो अगर हम अभी थोड़े पैसों की मांग कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या आपको सब कुछ निस्वार्थ भाव से कुर्बान नहीं कर देना चाहिए? मुझसे निस्वार्थ कुर्बानी की उम्मीद की जा रही है। उसकी ऐसी बेशर्म दलील सुनकर मैं गुस्से से कांपने लगी, लेकिन उस सदमे के पीछे एक फौलादी इरादे ने जन्म लिया। वोंगली और लिन वेई, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जिस पल तुमने वो 50-50 वाला बिल मेज पर रखा था, उसी पल हमारे बीच का फर्ज हमेशा के लिए मर गया। मुझे बुढ़ापे में तुम लोगों से किसी भी तरह की देखभाल की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है। मैं अपनी बाकी जिंदगी ये सोचकर जीऊंगी कि मैंने इस बेटे को कभी जन्म ही नहीं दिया। आज के बाद मैं जिंदा रहूं या मरूं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रही बात मेरी पेंशन की, तो जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें उसकी एक फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होगी। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीऊंगी। अब इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना अगर बात बिगड़ी तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। बिल्कुल सही वक्त पर प्रॉपर्टी मैनेजर 2 हट्टे कट्टे गार्ड्स के साथ सीढ़ियों से ऊपर आता दिखाई दिया। यहाँ ये सब हंगामा क्या हो रहा है? इस शोर शराबे का जिम्मेदार कौन है? मैंने फौरन लिन वेई यी और वांगली की तरफ इशारा किया। मैनेजर साहब, मैं इन दोनों को बिल्कुल नहीं जानती, ये मेरे लिए अजनबी हैं। ये बिना इजाजत अंदर घुसे हैं और मेरे दरवाजे पर मुझे परेशान कर रहे हैं, जिससे पूरे पड़ोस की शांति भंग हो रही है। कृपया इन्हें फौरन यहां से बाहर निकालिए। लिन वेई यी घबरा गया और पागलों की तरह गार्ड्स को पीछे धकेलने लगा, वांगली तक पहुंचने के लिए।
क्या मतलब कि हम परिवार नहीं हैं? मैं सच में इनका सगा बेटा हूं। ये बस हमारा घरेलू झगड़ा है। माँ, अब ये ड्रामा बंद करो। चलो अंदर चलते हैं और बड़ों की तरह बैठकर बात करते हैं। बच्चा बहुत परेशान है और उसे आपकी जरूरत है। आपके बिना पूरा घर तहस नहस हो रहा है। पहले अपना पेंशन कार्ड हमारे हवाले करो। घर की किश्तें इस महीने सच में रुकने वाली हैं। बात खत्म करो। तुम्हारी अब भी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी पेंशन के लिए साजिश रच रहे हो। 2 जन्मों का वो दबा हुआ गुस्सा और बेइज्जती। उसी पल वो सब किसी धमाके की तरह बाहर निकल आया। मैंने अचानक अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी पूरी ताकत उस वार में झोंक दी। चटाक, एक कान फाड़ देने वाली आवाज हुई। मैंने लिन वेई के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो वहीं सुन खड़ा रह गया और अपना गाल सहलाते हुए मुझे गहरे सदमे में देखने लगा। चटाक चटाक, मैंने बिना किसी रहम के 2 और करारे हाथ जड़े। आह! वांग ली के गले से एक रूह कंपा देने वाली चीख निकल गई। मैंने अपने दर्द से सुन्न होते हाथ को झटकारा और लिन वेई के चेहरे को देखा, जिस पर तुरंत नील पड़ने लगा था। मेरे मुंह से निकला हर एक शब्द बर्फ जैसा ठंडा और जानलेवा था। ये 3 थप्पड़ एक मर्द के तौर पर तुम्हारी नाकामी के लिए हैं, एक बेरहम और कुपुत्र होने के लिए हैं, अपनी ही माँ के खिलाफ साजिश रचने के लिए हैं और एक एहसान फरामोश कुत्ते की तरह काटने के लिए हैं। लिन वेई, इसी पल से मेरा कोई बेटा नहीं है। अब दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? तुम बूढ़ी चुड़ैल, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वांगली एक पागल जानवर की तरह मुझ पर झपटी और अपने नाखून गड़ाकर मुझे जोर से धक्का देने की कोशिश करने लगी। मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार थी। मैं फुर्ती से एक तरफ हट गई और उसी वक्त मैंने उसके बिगड़े हुए चेहरे पर एक जोरदार उल्टा थप्पड़ जड़ दिया। चटार्क! इसकी गूंज लिन वेई को मारे गए थप्पड़ से भी कहीं ज्यादा तेज थी। मेरे इस वार से वांगली को दिन में तारे दिखने लगे और वो लगभग गिर ही गई थी। उसने मुझे उस बिगड़ी हुई सेल्फी की तरफ वापस घसीटा। उंगलियों के गहरे निशान तुरंत उसके चेहरे पर उभरने लगे। तुमने मुझे मारा, तुम्हारी वाकई मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत हुई। मैं उसी इंसान को मार रही हूं जो इसका हकदार है। सब लोग गौर से देखें। और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की सिक्योरिटी, मेरी बात याद रखना। सीसीटीवी हर एक छोटी बात रिकॉर्ड कर रहा है। मैंने उस नए मिनी कैमरे की तरफ इशारा किया जो मैंने दरवाजे के ऊपर लगाया था। धक्का देकर हमले की शुरुआत इसने की थी। ये कानूनी तौर पर अपनी रक्षा करने का सीधा मामला है। इसके जैसे प्राणी के लिए जो बड़ों का बिल्कुल सम्मान नहीं करती, अंदर तक जहरीली है और एक बुजुर्ग पर हमला करती है। एक थप्पड़ मारना तो बहुत बड़ी दया दिखाना है। लिन वेई यी और वांग ली ने आखिरकार डर के मारे सहमकर ऊपर देखा। उन्होंने कैमरे की ठंडी लाल रोशनी को झपकते देखा और उनके चेहरे का रंग तुरंत सफेद पड़ गया। उनका पिछला सारा घमंड, धक्का मुक्की और वो गंदी गालियां, सब कुछ कैमरे में कैद हो चुका था। नहीं मां, प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकती। हम आखिर एक परिवार हैं। लिन वेई ने इस बिगड़ते हालात को संभालने की बेताब कोशिश की। उसकी आवाज घबराहट के मारे कांप रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ परिवार कौन है? अपनी इस लाडली पत्नी को लो और यहां से दफा हो जाओ। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, यहां आइए। मेहरबानी करके इन घुसपैठियों को यहां से बाहर निकालिए। अगर ये इसी वक्त नहीं निकले तो मैं तुरंत पुलिस को फोन कर दूंगी। उन पर जानबूझकर परेशान करने, बदनामी और चोट पहुंचाने की साजिश की रिपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा मैं ये पुख्ता वीडियो सबूत भी ले जाऊंगी। सीधे उनके दफ्तर और उनके मालिकों से सरेआम बात करूंगी। मैं दुनिया को खुद फैसला करने दूंगी कि क्या ऐसे चरित्र वाले जहरीले लोग अपनी मौजूदा नौकरी के लायक भी हैं। इस चेतावनी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। लिन वेई और वांग ली दोनों ही अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के पीछे पागल थे और करियर को सबसे ऊपर रखते थे। खासकर वो नागिन वांग ली जो अपना हर जागता हुआ लम्हा एक सभ्य और संस्कारी होने का ढोंग रचने में बिताती थी। अगर ये हंगामा उसके दफ्तर तक पहुंचा तो उन दोनों का भविष्य पूरी तरह से राख हो जाएगा। उनके बदहाल चेहरों का रंग पूरी तरह उड़ गया और उनकी आंखों में नफरत, साफ डर और हैरानी साफ झलक रही थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं, जो हमेशा दबी कुचली रहने वाली औरत थी, कभी इतनी बेरहम और सख्त हो सकती हूं। सबूतों के साथ आना तो दूर की बात थी। ठीक है, तुम वाकई पत्थर दिल हो। चलो यहां से चलते हैं। लिन वेई यी ने दांत पीसते हुए ये शब्द फुसफुसाए। उसकी आंखों में छिपी हुई नफरत जल रही थी। वांग ली ने और जहर उगलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन लिन वेई यी ने अपनी पकड़ से लगभग उसका हाथ ही मरोड़ दिया। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। वो मुझे बेहद गुस्से से घूरने के लिए वापस मुड़ा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उनमें जहर भरा हो। क्या घूर रहे हो? भागो यहां से या फिर मेरे पुलिस को यहां घसीट लाने का इंतजार कर रहे हो? मैंने बिना पलक झपकाए उसे देखा, आखिरकार बहुत इंतजार के बाद। मैनेजर और सिक्योरिटी टीम के सख्त दबाव में, पड़ोसियों की नफरत भरी नजरों और उनकी लगातार उठती उंगलियों के बीच, लिन वेई यी और वांग ली 2 आवारा कुत्तों की तरह दुबक गए। हताश, टूटे हुए और पूरी तरह अपमानित होकर उन्हें गलियारे से बाहर निकाल दिया गया। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया, ठंडे दरवाजे के सहारे टिकी और धीरे धीरे एक गहरी सांस छोड़ी।
वो जहरीली हवा जो बहुत लंबे समय से मेरे फेफड़ों में फंसी हुई थी। मुझे पता था कि ये युद्ध तो अभी शुरू हुआ है, उनके जैसे गिद्ध इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब मैं डर के मारे सुन नहीं पड़ने वाली। जिस पल मेरा नया जन्म हुआ, मैं वो आज्ञाकारी और कमजोर माँ और सास नहीं रही जिसे वे जानते थे। मेरी खून पसीने की पेंशन, मेरा अपना घर और मेरी जिंदगी के बाकी साल सब अब मेरे कब्जे में हैं। वांग ली और लिन वेई को सरेआम शर्मिंदा करके बाहर निकालने के बाद वे मुश्किल से 48 घंटे ही चुप रहे। फिर एक और भी भयानक साजिश शुरू की गई। सबसे पहले परिवार का ग्रुप चैट अचानक धमाके के साथ फट पड़ा। बड़े ताऊ जी ने मुझे ग्रुप में टैग किया, शूफांग, इसका क्या मतलब है? शाओ वेई की पत्नी का कहना है कि तुमने उनकी बचत हड़प ली और अपने ही पोते पोतियों को छोड़कर मौज मस्ती करने निकल गईं। ये व्यवहार वाकई शर्मनाक है। एक परिवार को अपने झगड़े गरिमा के साथ सुलझाने चाहिए। फिर मेरी चचेरी बहन, उसके बाद चचेरा साला और उन दूर के रिश्तेदारों की भीड़ जिनसे मैंने सालों से बात नहीं की थी, वे सब अचानक कहीं से निकल आए। उनकी आवाज नेक सलाह और खुले आरोपों के बीच बदल रही थी। भाभी, लिली अभी जवान है और भावनाओं में बह जाती है। बड़े होने के नाते आपको थोड़ी शालीनता और सब्र दिखाना चाहिए। सच कहूं तो सरेआम सा तमाशा करना बहुत बुरा लगता है। फेंग शाओवेई आपका अपना खून है और वो लड़का आपका सगा पोता है। आप इस तरह खून के रिश्ते नहीं तोड़ सकती। जल्दी वापस जाइए और जो मुसीबत आपने उनके लिए खड़ी की है उसे ठीक कीजिए। मैंने सुना है कि वे अपना घर खोने की कगार पर हैं। एक माँ अपने ही बच्चों के प्रति इतनी संकीर्ण कैसे हो सकती है? परिवार की पूरी बचत लेकर भाग जाना, छुट्टियों पर जाने के लिए। क्या आपको अंदाजा है कि ये कैसा लगता है? मेरी स्क्रीन पर 100 से ज्यादा जहरीले मैसेज आए। लगभग हर मैसेज मुझे महान बनने के लिए मानसिक दबाव दे रहा था और मुझे वापस घर की दासी की भूमिका में धकेलने की कोशिश कर रहा था। फिर अगली ही सुबह सड़क के उस पार रहने वाले मेरे छोटे चचेरे भाई और उसकी पत्नी ने एक बहुत ही फिक्रमंद दिखने वाली दूर की चाची के साथ मुझे मेरे दरवाजे पर ही घेर लिया। मेरे भाई ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए अपना उपदेश देना शुरू किया। बस देखो कि तुम उन बच्चों को कितना तड़पा रही हो। शाओ वेई फोन पर सचमुच सुबक रहा था और माफी मांग रहा था। लिली से गलती हुई मान लिया तो उसे बस डांट लगा दो। तुम सच में अपने परिवार को इस तरह नहीं छोड़ सकती। सू फेंग, तुम्हारे पति तो कब के चले गए। ये बेटा ही इस दुनिया में तुम्हारा एकमात्र सहारा बचा है। अगर तुम उससे मुंह मोड़ लोगी तो उसका और कौन है? और जब तुम बूढ़ी और कमजोर हो जाओगी तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? अगर तुम आज ये रिश्ते खत्म कर दोगी तो जब तुम बिस्तर पर अकेली पड़ोगी तब पछतावे में डूब जाओगी। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं वाली शक्लें देखती रही और मन ही मन उनके पाखंड पर हंसती रही। वांग ली का लोगों का दिमाग घुमाने का हुनर, सच को तोड़ना मरोड़ना और खुद को बेचारी दिखाना वाकई कमाल का है। मैंने बहस करने में एक भी सांस बर्बाद नहीं की। मैंने उनके खुद को सही बताने वाले उपदेशों के खत्म होने का सब्र से इंतजार किया। फिर धीरे से अपना फोन उनकी आंखों के सामने कर दिया। चूंकि हर कोई मेरी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी ले रहा है तो मैं पूरी दुनिया को साफ साफ दिखा दूंगी कि यहाँ असल में बेमतलब का राक्षस कौन बन रहा है और किसने इंसान कहलाने का हक खो दिया है। मैंने उनकी नजरों के ठीक सामने वीचैट खोला, परिवार का ग्रुप चैट निकाला और कई फाइलों के वो पैकेट भेज दिए जो मैंने इसी पल के लिए तैयार किए थे। वो पुख्ता ऑडियो क्लिप्स, गलियारे की साफ सीसीटीवी फुटेज और उस बदनाम 0.8 युआन के डंपलिंग बिल की फोटो, मैंने एक ही झटके में सब कुछ भेज दिया। इसे पूरे फैमिली ग्रुप में भेजने के बाद मैंने इन सबूतों को अपने सोशल फीड पर भी डाल दिया और उसे सबके लिए सार्वजनिक कर दिया। हकीकत उनके झूठ से कहीं ज्यादा तेज बोलती है। मेरा मन साफ है, मैसेज भेज दिया गया है। लिविंग रूम में तुरंत एक भारी खामोशी छा गई। मेरे भाई और चाची ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और अनजाने में ही तस्दीक करने के लिए अपने फोन टटोलने लगे। बस कुछ ही पलों के बाद मेरे भाई के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। उसका अंगूठा तेजी से स्क्रीन पर चलने लगा जैसे ही उसने वांग ली के जहरीले ऑडियो, खर्चे आधा आधा बांटने की साजिश और उस 0.8 युआन के डंपलिंग के बारे में सुना। मेरी चाची भी उसी तरह सुन खड़ी रह गई। काफी देर तक उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वे पूरी तरह अवाक थीं। परिवार के ग्रुप चैट में ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ हो। पल भर की डरावनी चुप्पी के बाद चैट में जैसे उबाल आ गया। हे भगवान, तुम लोग तो सच में गिर चुके हो। क्या ये वाकई सच हो सकता है? उसने अपनी सास से सचमुच 0.8 युआन के डंपलिंग के पैसे मांगे। जरा इस औरत के मुंह से टपकता जहर तो सुनो। अगर तुम अपनी पेंशन हमें नहीं दोगी तो और किसे दोगी? क्या ये कोई इंसान बोल रहा है? उसकी हिम्मत देखो कि उसने एक बुजुर्ग को धक्का दिया और लिन वेई यी बस एक कमजोर तमाशबीन की तरह वहां खड़ा रहा। क्या ये वही शाओ वेई है जिसे मैं जानता था? दीदी इतनी भयानक तकलीफें झेलती आ रही थी। कोई ताज्जुब नहीं कि बहन शू फेंग इतनी सख्त क्यों हो गई हैं। अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी गायब हो जाती। ये बेटा और बहू तो सचमुच शून्य दशमलव आठ युआन के डंपलिंग के पैसे मांगे। ओ, अब बस भी करो। ये सच में दिल दहला देने वाला है। वांग ली ने हम सबको बेवकूफ बनाया। उसकी इतनी हिम्मत कि वो इस ग्रुप में खुद को बेचारी दिखा रही थी। कोई ताज्जुब नहीं कि बहन शू फेंग इतनी सख्त क्यों हो गई हैं। अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी गायब हो जाती। ये बेटा और बहू तो जोंक से भी बदतर हैं।
वो रिश्तेदार जो अभी महान बनने का उपदेश दे रहे थे और मुझ पर आरोप लगा रहे थे, उनके तेवर अचानक 180 डिग्री बदल गए। वे अचानक गुस्से से भर गए और लिन वेई और वांग ली को टैग करके उन पर गालियों की बौछार करने लगे। मेरे दरवाजे पर खड़ा मेरा भाई अब शर्म से लाल हो गया था। उसने अपना फोन अंदर रख लिया। वो इतना झेप गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ कहाँ रखे। हमें माफ कर दीजिए, हमें अंदाजा नहीं था कि हालात इतने बुरे थे। वांग ली तो धोखेबाजों की उस्ताद है। कोई इतना लालची कैसे हो सकता है कि 0.8 युआन के एक मामूली मौका भी सर रखे। और लिन वेई ने विरोध में एक शब्द तक नहीं कहा। यह सारी हदें पार करना है और बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। बिल्कुल सही। हमें फौरन सच सबके सामने लाना होगा। अब जब सच सामने आ गया है तो रास्ता उधर है। अच्छा हुआ पीछा छूटा। वो दोनों ऐसे भाग खड़े हुए जैसे उन्हें कोई बड़ी सजा मिलते मिलते रह गई हो। वो शर्म से पानी पानी होकर वहां से खिसक गए। मैं जानती थी कि इस खुलासे के बाद पूरे खानदान में लिनवेई और वांग ली की इज्जत खाक में मिल चुकी थी। अब कोई उनकी वकालत करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब वो खून के रिश्तों का हवाला देकर मुझे मजबूर नहीं कर पाएंगे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैंने वांग ली की नीचता और उसकी बेवकूफ़ी को कम आंका था। उस ग्रुप चैट के हंगामे के कुछ दिनों बाद एक अनजान नंबर से धमकियों भरा एक लंबा मैसेज आया जिसमें जहर घुला था। ध्यान से सुनो। वो पेंशन कार्ड अभी के अभी मेरे हवाले करो और अपने पोते को पालने के लिए फौरन वापस आओ। अपने सोशल मीडिया और फैमिली ग्रुप से वो सारा कचरा हटाओ और फिर सबके सामने हमसे हाथ जोड़कर माफी मांगो। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और मुझे वांग ली का वो जलन और कड़वाहट से भरा चेहरा साफ दिखाई देने लगा। मैंने सख्ती से 2 शब्दों में जवाब दिया कि सपने देखना छोड़ दो। उन 2 शब्दों ने वांग ली के अंदर के शैतान को पूरी तरह जगा दिया। वो इस हद तक गिर गई कि उसने टिकटॉक पर एक नया अकाउंट बनाया और सरासर झूठ और बकवास से भरा एक भावुक वीडियो डाला। उसने जानबूझकर बीमार दिखने वाला मेकअप किया था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई लग रही थीं। उसकी आवाज बनावटी जज्बात से कांप रही थी। उसने खुद को एक ऐसी बेचारी बहू के तौर पर पेश किया जिसे एक जालिम सास परेशान कर रही हो। दिन रात खटने के बाद उसे बस धोखा मिला। मेरी सास ने कसम खाई थी कि वो बच्चे को संभालेंगी और हम उनके बहुत शुक्रगुजार थे। हमने उन्हें बेहतरीन खाना और हर सुख सुविधा दी। फिर भी वो बस थकने का रोना रोती रहती थी। उन्होंने घर में हर वक्त कलेश मचाए रखा और हद तो तब हो गई जब उन्होंने घर की किश्तों के लिए जमा किए हमारे पैसे हड़प लिए ताकि वो सानिया में अपनी ऐशो आराम की छुट्टियां मना सकें। उन्होंने हमें एक संघर्ष करने वाले जोड़े को मझधार में छोड़ दिया ताकि हम घर के कर्ज और रोते हुए बच्चे के बीच पिसते रहें और हमारे पास कोई रास्ता ना बचे। वो बारिश में मुरझाए हुए फूल की तरह सिसक रही थी। हम तो बस मामूली कामगार हैं। हम अब और ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आप सबसे गुहार लगाती हूं कि मेरी पत्थर दिल सास को सबक सिखाएं। उनसे कहें कि हमारे पैसे वापस करें। कम से कम वापस आकर इस बच्चे को तो संभालें। उसने मेरा सरनेम, मेरी उम्र, मेरा पिछला दफ्तर और यहां तक कि मेरे इलाके का पता भी उजागर कर दिया। उसके बुने हुए झूठ के जाल और उसकी बेहतरीन एक्टिंग ने इंटरनेट की दुनिया के लोगों को पूरी तरह गुमराह कर दिया। वीडियो तेजी से वायरल हो गया और नफरत भरे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। देखते ही देखते ये वीडियो ट्रेंड करने लगा। ये बहुत ही घिनौना है। बुढ़ापे की आड़ में अपनी ही औलाद के पैसे हड़पना और छुट्टियों पर उड़ना, ऐसी जहरीली सास को तो सड़ना चाहिए। अगली सुबह तक मेरे घर के दरवाजे पर लाल रंग पोत दिया गया था और गालियों से भरी चिट्ठियां चिपका दी गई थीं। तीसरे दिन तो किसी ने घर के बाहर जनाजे वाला सफेद हार तक रख दिया। मेरे नए नंबर पर गालियों भरे फोन और मैसेज आने लगे। मेरे सोशल मीडिया के कमेंट्स नफरत का अड्डा बन गए थे। मैं अपने खराब किए गए दरवाजे के सामने खड़ी थी। मेरा दिल फौलाद की तरह सख्त हो चुका था, फिर भी मेरे हाथ जरा भी नहीं कांपे। सबसे पहले मैंने पुलिस को फोन किया। मैंने सबूतों के साथ पूरी बात बताई और उन धमकी भरे मैसेजेस और उस वीडियो का लिंक दिया और वांग ली पर मानहानि का मामला दर्ज कराया, जिसमें निस्ता का हनन और साइबर हमले की शिकायत भी शामिल थी। फिर मैंने अपने पुराने सोशल मीडिया अकाउंट को खोला। मैं किसी जख्मी जानवर की तरह चिल्लाई नहीं, ना ही मैंने बेचारी बनने का नाटक किया। मैंने बस वो सारे सबूत इकट्ठे किए जो मैंने पहले फैमिली ग्रुप पर डाले थे, जैसे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज और बिल, और उन्हें छोटे कैप्शन के साथ पोस्ट कर दिया। उसका टाइटल बहुत ही सादा था, एक बहू के झूठ का जवाब कड़वा सच। साथ ही मैंने पुलिस में की गई शिकायत और कानून को सौंपे गए सबूतों के बारे में भी सबको बता दिया। सच का असर बहुत गहरा होता है, खासकर तब जब कहानी की मुख्य पात्र ही सबूतों के साथ सारा सच सामने रख दे। मेरा जवाब गंदगी के ढेर पर गिरे एक भारी पत्थर की तरह था, जिसने लोगों के गुस्से को भड़का दिया। जिन लोगों को गुमराह किया गया था, उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है।
धोखे और गुस्से की वजह से अब उन लोगों का रुख उस जोड़े की तरफ मुड़ गया था। हे भगवान, क्या मोड़ आया है। 0.8 युआन के मोमो का हिसाब पोते के लिए गुलामी और अपनी पूरी पेंशन देने के बाद भी उसे बिल थमा दिया गया। ये बहू तो पक्की कलाकार निकली। इसकी एक्टिंग तो एकदम असली लग रही थी। उसने हम लोगों का इस्तेमाल अपनी निजी लड़ाई के लिए करना चाहा। इस बिल के सबूत देखो और इस रिकॉर्डिंग का जहर सुनो। इस महिला के साथ सास जैसा सुलूक नहीं हुआ। वो तो एक गुलाम थी जिसे ये पिशाच निचोड़ रहे थे। हम सब आंटी के साथ हैं। आंटी ने बिल्कुल सही किया। ऐसे बेटे और बहू से नाता तोड़ लेना ही बेहतर है। हमने गलत इंसान को निशाना बनाया। सच में असली सजा के हकदार तो वो एहसान फरामोश जोड़ा है। हमने उस वीडियो को फर्जी करार दे दिया है। उनके दफ्तरों में भी शिकायत भेज दी गई है। लोगों का गुस्सा बिजली की तरह टूटा। वॉन्ग ली और लिन वेई की निजी जानकारी इंटरनेट पर लीक हो गई। उनके दफ्तर, उनकी नौकरी, फोन नंबर और तस्वीरें भी सबके सामने आ गईं। अनगिनत लोगों ने उनके सोशल मीडिया पर हमला बोल दिया और उनके फोन मैसेजेस से भर गए। गुस्से में आए लोगों ने उनके खिलाफ अर्जियां लिख दी और अधिकारियों को भेज दी। उनके दफ्तर के एचआर और मैनेजर के पास शिकायतों का ढेर लग गया। कुछ लोगों ने तो उनका घर ढूंढ लिया और उनके दरवाजे पर सड़ी हुई सब्जियां और गंदगी फेंक दी। इस भारी दबाव के आगे उनके मालिकों के सब्र का बांध टूट गया। अपनी कंपनी की इज्जत बचाने के लिए उन दोनों को फौरन दफ्तर बुलाकर बात की गई। फिर कंपनी के नियमों के उल्लंघन और नाम खराब करने की वजह से उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी जाने के बाद उनकी कमाई बंद हो गई और घर की किस्तें रुक गईं। बैंक ने घर जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी। उनकी नई गाड़ियों और ऐशो आराम के सपने एक डरावनी हकीकत में बदल गए और वो कर्ज के बोझ तले दब गए। जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से बाहर भाग जाता है, खासकर ऐसे स्वार्थी और पत्थर दिल जोड़े के लिए। वो आपस में बुरी तरह लड़ने लगे और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। दोनों को लगता था कि इस बर्बादी के पीछे दूसरे का हाथ है जिसने उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उनकी लड़ाई चीखने चिल्लाने से हाथापाई तक पहुंच गई। अगले ही दिन मेरा बेटा मेरे दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा था और उसने मेरे पोते को पकड़ रखा था। मेरे बेटे के बाल बिखरे हुए थे और वो रोते हुए बहुत बुरा लग रहा था। वो चिल्लाया, मां, मैं हाथ जोड़ता हूं, दरवाजा खोलो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे वांग ली की बातों में आकर तुम पर आधे खर्चों का बोझ नहीं डालना चाहिए था। मैंने उसे बहुत डांटा है मां। हम अब पूरी तरह बदल गए हैं। अपने पोते की खातिर हमें माफ कर दो। दादी के बिना ये बच्चा कैसे पलेगा? उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी जिसे सुनकर पड़ोसी फिर से बाहर झांकने लगे। पोता भी कसकर पकड़े जाने की वजह से छटपटा रहा था और जोर जोर से रो रहा था। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी थी। मेरा दिल ठहरे हुए पानी की तरह शांत था। यह पछतावा कुछ नहीं, बस एक बनावटी और खोखला नाटक था। यह सब इसलिए था क्योंकि बेइज्जती की वजह से उनकी नौकरी और कमाई के जरिए छिन गए थे। जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो मुझे अपने आखिरी सहारे के तौर पर देख रहे थे। वो अपनी ज्यादती के लिए नहीं बल्कि अपनी मजबूरी के लिए रो रहे थे। मैंने दरवाजा नहीं खोला और वहीं से रुखेपन से कहा, लिन वेई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। जिस पल तुमने मुझे वो बिल थमाया था उसी पल मेरे लिए मेरा बेटा मर गया था। अपने बच्चे को लो और चले जाओ। मेरे दरवाजे पर यह घटिया नाटक बंद करो। जब वॉन्ग ली इंटरनेट पर झूठ फैलाकर लोगों को मेरे पीछे लगा रही थी तब तुम्हें मेरी मां होने का ख्याल क्यों नहीं आया? अब जब सब कुछ साफ हो चुका है तो मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। अब कानून ही तुम्हें सबक सिखाएगा। अब यहां से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। बाहर का वो रोना धोना तुरंत बंद हो गया और वांग ली के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो पूरे समय वहीं छिपी हुई थी, सीढ़ियों के कोने में किसी साए की तरह दुबक कर घूम रही थी। मां, सासू मां, प्लीज। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं माफी मांगती हूं। वो अचानक धड़ाम से अपने घुटनों के बल गिर गई और बर्फीले फर्श पर अपना माथा पटकने लगी, जिससे बार बार सिर टकराने की डरावनी आवाजें आने लगी। उसकी आवाज में एक ऐसा खौफ था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मुझ पर लालच सवार हो गया था। मैं बस झूठ और फरेब बोल रही थी। प्लीज ये मुकदमा वापस ले लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं कि ये आरोप हटा लीजिए। हम एक ही परिवार के तो हैं। आप इतनी बेरहम होकर हमें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। परिवार? मेरे चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ गई। जब तुम्हारी नजर मेरी पेंशन पर थी और तुम मुझसे 80 पैसे के एक डंपलिंग का हिसाब मांग रही थी, तब क्या तुम्हें परिवार की याद आई थी? जब तुमने इंटरनेट पर झूठी कहानियां बनाकर भीड़ को भड़काया ताकि वो मेरे घर पर मातम के हार चढ़ा सकें, तब क्या ये तुम्हारा परिवार नहीं था? अब तुम्हें खौफ का मतलब समझ आया।
अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने उसका रोना धोना, मिन्नतें और गालियों में बदलता उसका लहजा सब कुछ अनसुना कर दिया। मैंने हाउसिंग सोसाइटी और स्थानीय थाने में फोन कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वांगली की करतूतों के पक्के सबूत मौजूद थे। हालांकि उसने वीडियो हटाने और माफी मांगने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक बार जब कानून का पहिया घूमना शुरू हुआ तो नतीजे उसके हाथ में नहीं रहे। आखिरकार अदालत ने उसे 1 साल की जेल की सजा सुनाई, जिसे 2 साल की निगरानी के साथ निलंबित रखा गया। इस सख्त फैसले ने परिवार के ड्रामे के पीछे छिपकर सजा से बचने के उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। फैसले की अगली सुबह मैंने एक प्रॉपर्टी एजेंट से बात की और पुराने घर को तुरंत बेच दिया। बस कुछ बैग और अपनी आजादी के साथ मैं दूर यूनान के पहाड़ों की ओर निकल गई। एक शांत छोटे से शहर में कांगशान और एरहाई झील के किनारे मैंने एक खूबसूरत घर खरीदा जिसमें मेरा अपना आंगन था। मैं अपने दिन बागवानी करने और एक प्यारी बिल्ली को लाड़ प्यार करने में बिताने लगी। वहां की नेक दिल महिलाओं के साथ मिलकर मैंने पारंपरिक पकवान बनाना सीख लिया। मेरी जिंदगी आखिरकार पहाड़ों के झरने की तरह शांत हो गई। लिन वेई और वोंगली ने शायद अभी भी कोई सबक नहीं सीखा था। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की और जी जान लगा दी। यहां तक कि उन्होंने मेरा वो नया नंबर भी ढूंढ निकाला जो मैंने यूनान पहुंच कर लिया था। शुरुआत में मैसेज और फोन की बाढ़ आ गई, जिसमें उनका लहजा बहुत ही चापलूसी भरा था। वो दिखावा कर रहे थे कि उन्हें पछतावा है और मेरे पोते के भविष्य का वास्ता देकर मुझे भावनात्मक रूप से फंसाना चाहा। मैंने एक एक करके उन सबको ब्लॉक कर दिया। जब उन्हें लगा कि उनकी ये चाल काम नहीं कर रही, तो उनके सभ्य होने का मुखौटा उतर गया। अब अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज जहर से भरे थे, जिनमें गालियां, बद्दुआएं और धमकियां थीं। उनके दिल की सारी नफरत बाहर आ रही थी। मैंने शांति से वो सिम कार्ड निकाला, उसे बीच से तोड़ दिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। मैंने एक नया प्राइवेट नंबर लिया और इस बार मैंने अपने अतीत के किसी भी इंसान को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। मैंने उस धोखे और हिंसा भरे अतीत को अपनी जिंदगी से काट कर अलग कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस का फोन आया। क्या मैं मिसली शुफांग से बात कर रहा हूं? हम शियोंग आन जिला सुरक्षा ब्यूरो से बोल रहे हैं। आपके बेटे लिनवेई को हिरासत में लिया गया है। उन पर जानलेवा हमले का आरोप है। इसके अलावा उनका एक छोटा बच्चा भी है जिसे अभी पड़ोसी संभाल रहे हैं। पिता की तरफ से आप ही उस बच्चे की इकलौती रिश्तेदार बची हैं। पता चला कि मेरे जाने के बाद वांग ली और मेरा बेटा दोनों बेरोजगार होकर घर पर सड़ रहे थे। वो एक पुरानी बस्ती के छोटे से कमरे में रहने को मजबूर हो गए थे। मुझसे मुफ्त में काम कराने और मेरी पेंशन हड़पने की उनकी कोशिश ने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि उनकी बदनामी पूरी दुनिया में हो गई। उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो अपनी नाकामी का गुस्सा एक दूसरे पर निकालने लगे, जिससे अक्सर उनके बीच मारपीट होने लगती थी। आखिरकार शराब के नशे में उनके बीच एक भयानक लड़ाई हुई, जिसे एक पड़ोसी ने देख लिया और पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने मेरे बेटे को भागते हुए पकड़ लिया। अब घर में मेरा पोता अकेला था। मैंने फोन को कसकर पकड़ा। मेरी आवाज स्थिर थी, जैसे मैं किसी अजनबी के दुख की बात कर रही हूं। ऑफिसर, मैं और लिन वेई कानूनी रूप से अपना माँ बेटे का रिश्ता खत्म कर चुके हैं। इसे साबित करने के लिए मेरे पास रिकॉर्डिंग और पुलिस के कागजात भी हैं। इसके अलावा मेरी उम्र हो रही है, मैं शरीर से कमजोर हूं और बीमार रहती हूं। मुझमें इस बच्चे को पालने की न तो ताकत है और न ही इच्छा। मैं पहले ही बेटे के रूप में एक एहसान फरामोश भेड़िए को पाल चुकी हूं और अब मैं दोबारा किसी की फितरत पर दांव नहीं लगाऊंगी। रही बात बच्चे के पालन पोषण की, तो कृपया कानून के मुताबिक कदम उठाएं या उसे किसी अनाथालय में भेज दें। दूसरी तरफ ऑफिसर सन्नाटे में आ गया। उसे शायद पिछला पूरा मामला याद आ गया था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हम अब इसे संभाल लेंगे। आखिरकार उस पोते को उसकी मां के रिश्तेदारों ने गोद ले लिया, जिसके लिए मैंने 3 साल तक दिन रात एक कर दिया था। मुझे नहीं पता कि भविष्य में उसे सच पता चलेगा या वो मुझसे नफरत करेगा, लेकिन मुझे पता है कि उसके लिए और मेरे अपने वजूद के लिए यही सबसे सही रास्ता था। ऐसे माता पिता के साथ या मेरे जैसी दादी के साथ रहने से उसका भविष्य कभी नहीं सुधरता, क्योंकि मैं अब खुद को कुर्बान नहीं कर सकती थी। उसके कुछ समय बाद न्याय का आखिरी फैसला भी आ गया। लिन वेई को जानबूझकर हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई गई और उसके सारे अधिकार हमेशा के लिए छीन लिए गए। आखिरकार सारा तमाशा खत्म हो गया। मैंने उन पुरानी कड़वी यादों को अपने दिल के किसी कोने में दफन कर दिया है, जिसके बारे में अब कभी बात नहीं होगी। आंगन में सुनहरी धूप खिली है और मेरे लगाए हुए फूलों की क्यारियां रंगों से सराबोर हैं। बिल्ली बड़े प्यार से मेरे पैरों से लिपट रही है। मैंने पानी का जग उठाया और धीरे धीरे फूलों को सींचने लगी। बीता हुआ कल खत्म हो चुका है और आने वाला कल बहुत ही शांत और खूबसूरत है।
इस बार मैं आखिरकार सिर्फ अपने लिए जी रही हूँ।